Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो पहली नज़र में शायद थोड़ा अलग लगे। हजारों साल पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान और बिल्कुल आज की मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। सोचिए ज़रा, प्राचीन सूत्र और आज के एल्गोरिदम्स एक साथ, ये सिर्फ दिलचस्पी नहीं है बल्कि भारत की हेल्थ केयर के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी भी हो सकता है। हमारे पास स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स इन आयुर्वेदिक रिसर्च नाम के दस्तावेज से कुछ ज़रूरी हिस्से हैं और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनमें जो ज्ञान छिपा है उसे आपके लिए आसान बनाएं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये स्टैटिस्टिक्स की जो बातें हैं ये आयुर्वेदिक इलाजों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने में कैसे मदद करती हैं और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये सब भारत के बड़े हेल्थ गोल्स जैसे विजन 2030, विकसित भारत 2047 इनसे कैसे जुड़ता है और कैसे ये एआई वाले समाधानों के लिए एक तरह से नई जमीन तैयार कर रहा है। इसमें संस्कृत का भी एक मजेदार कनेक्शन है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं ना, तो अक्सर लोग सोचते हैं भाई ये तो बस नंबर हैं, आंकड़े हैं। लेकिन आयुर्वेद जैसे होलिस्टिक साइंस के लिए, जहां हर इंसान को उसकी यूनिक प्रकृति के हिसाब से देखा जाता है, वहां स्टैटिस्टिक्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ये हमें क्या कहते हैं, अस्पष्टता से स्पष्टता की तरफ ले जाती है, दावों को परखने का एक तरीका देती है और सबसे जरूरी, आयुर्वेद कितना प्रभावी है इसे ठोस भरोसेमंद सबूतों के साथ दुनिया के सामने रखने का एक फ्रेमवर्क देती है। ये असल में पैटर्न पहचानने और उन्हें समझने का विज्ञान है। सही कहा। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए कुछ बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आयुर्वेद में ये कैसे फिट होते हैं। सबसे पहले जनसंख्या या पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक्स में इसका क्या मतलब है? हाँ, पॉपुलेशन मतलब वो पूरा समूह जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वो सभी लोग या चीजें। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर है जो अश्वगंधा के स्ट्रेस कम करने वाले असर पर स्टडी करना चाहता है। तो अब सवाल ये है कि उनकी पॉपुलेशन क्या होगी? क्या भारत के सारे अडल्ट्स या सिर्फ वो लोग जिन्हें स्ट्रेस है? या फिर जैसा सोर्स में एक उदाहरण है, भारत में आयुर्वेद क्लिनिक जाने वाले 25 से 60 साल के सभी वयस्क। तो ये डिफाइन करना पहला और सबसे जरूरी कदम है ना? बिल्कुल। और यहीं पर आयुर्वेद का कॉन्टेक्स्ट इसे और कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बना देता है। आयुर्वेद तो व्यक्ति केंद्रित है, तो क्या पॉपुलेशन किसी खास प्रकृति वाले सब लोग होंगे, वात पित्त कफ वाले, या किसी खास बीमारी वाले सब लोग? स्टैटिस्टिक्स की जो रिगर है वो हमें मजबूर करती है कि हम इन प्राचीन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी के लिए साफ साफ डिफाइन करें। वैसे श्रुत में जनसंघाट शब्द का जिक्र है, संस्कृत में पॉपुलेशन के लिए। इसमें एक कम्युनिटी या कलेक्टिव फीलिंग भी है। एक प्रार्थना है ना, लोकाहा समस्ता सुखिनो भवन्तु, सब लोग सुखी हों। ये कहीं ना कहीं उसी समग्रता और इंक्लूसिविटी की बात करता है, पूरे ग्रुप का वेलफेयर। ये वाकई सोचने वाली बात है कि परिभाषा कितनी जरूरी है। अब जाहिर है पूरी पॉपुलेशन पर स्टडी करना तो खासकर अगर वो बहुत बड़ी हो, प्रैक्टिकल नहीं होता। यहीं पर सैंपल और सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, नमूना और नमूना चुनने का तरीका। हाँ बिल्कुल, सैंपल यानी उस बड़ी पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा जो उसका प्रतिनिधित्व करे, और सैम्पलिंग वो तरीका है जिससे हम उस हिस्से को चुनते हैं ताकि उस छोटे सैंपल पर जो नतीजे मिले वो पूरी पॉपुलेशन पर लागू हो सकें। हाँ, लक्ष्य यही होता है कि सैंपल पूरी पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट करे। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए आप चावल पका रहे हैं, तो एक चम्मच चावल चखकर आप पूरे पतीले के चावल का अंदाजा लगा लेते हैं। बस शर्त यह है कि वो चम्मच वाला चावल पूरे पतीले का सही प्रतिनिधि हो। हाँ, ये बढ़िया उदाहरण है। तो सैंपल चुनने के तरीके क्या हैं? स्रोत में दो खास तरीकों का जिक्र है। पहला है स्तरीकृत नमूनाकरण या स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। इसमें क्या होता है?
इसमें हम पहले पॉपुलेशन को कुछ खासियतों के आधार पर अलग-अलग ग्रुप्स या स्ट्रेटा में बांट देते हैं। जैसे आयुर्वेद की स्टडी में हम लोगों को उनकी प्रकृति, वात, पित्त, कफ के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। फिर हर ग्रुप से ज़रूरत के हिसाब से रैंडमली लोगों को चुनते हैं। अच्छा, तो इससे ये पक्का हो जाता है कि हर तरह के लोग सैंपल में आ जाएं। हाँ बिल्कुल, इसका फायदा यही है कि हम पक्का कर सकते हैं कि हर जरूरी सब ग्रुप, जैसे हर प्रकृति टाइप, सैंपल में ठीक से रिप्रेजेंट हो। अगर हम बस यूं ही रैंडमली चुनते तो हो सकता है कि किसी कम पाई जाने वाली प्रकृति के लोग सैंपल में बहुत कम आते या आते ही नहीं। स्ट्रैटिफिकेशन इससे बचाता है। समझ गई। और दूसरा तरीका है क्लस्टर नमूनाकरण या क्लस्टर सैंपलिंग। ये कैसे अलग है? ये थोड़ा अलग है। यहाँ हम सीधे लोगों को नहीं चुनते, बल्कि पॉपुलेशन को पहले से बने ग्रुप्स यानी क्लस्टर्स में बांटते हैं, जैसे भौगोलिक क्लस्टर, शहर, गांव या फिर अस्पताल, क्लिनिक। फिर हम इनमें से कुछ क्लस्टर्स को रैंडमली चुनते हैं और उन चुने हुए क्लस्टर्स के सभी लोगों को स्टडी में शामिल कर लेते हैं। अच्छा, जैसे स्रोत में हर्बल दवाओं की सेफ्टी मतलब फार्माकोविजिलेंस स्टडी का उदाहरण है। उसमें रिसर्चर पूरे देश से अलग-अलग मरीज चुनने के बजाय कुछ राज्यों में आयुष क्लिनिक चुन सकते हैं और फिर उन क्लिनिक्स के सारे मरीजों का डेटा ले सकते हैं। ये तो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से आसान लगता है, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में। अलग-अलग राज्यों या शहरों के क्लिनिक्स में तो मरीज बहुत अलग-अलग हो सकते हैं ना, खान पान, रहन सहन। क्या क्लस्टर सैंपलिंग इस डाइवर्सिटी को ठीक से पकड़ पाती है? ये बहुत वाजिब सवाल है। क्लस्टर सैंपलिंग अक्सर बड़े स्केल की स्टडीज में लॉजिस्टिक्स के लिहाज से ज्यादा आसान होती है, ये सच है। लेकिन हाँ, इसमें ये रिस्क रहता है कि एक ही क्लस्टर के लोग आपस में ज्यादा मिलते जुलते हों और क्लस्टर्स के बीच में काफी फर्क हो। स्टैटिस्टिशियंस इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एनालिसिस में क्लस्टरिंग इफेक्ट का ध्यान रखते हैं या फिर मल्टी स्टेज सैंपलिंग जैसी और कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें क्लस्टर चुनने के बाद उनके अंदर से भी रैंडम सैंपलिंग की जाती है। यहाँ फिर से एक संस्कृत श्लोक याद आता है, यथा वृष्टि भुवः क्षिति, जिसका भाव कुछ ऐसा है कि जैसे बारिश पृथ्वी पर हर जगह फैलने की कोशिश करती है, वैसे ही हमारा सैंपल भी भौगोलिक और शारीरिक बनावट की विविधता को सही मायने में दर्शाएं। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, एक सिद्धांत है। समझ गए। तो हमने पॉपुलेशन डिफाइन की, सैंपल चुना, अब स्टडी में हम नापते क्या है? यहीं पर वेरिएबल्स यानी चर आते हैं। हाँ, वेरिएबल्स ये वो चीजें हैं जिन्हें हम नापते हैं, कंट्रोल करते हैं या जिनमें हमारी रुचि होती है। स्रोत में इनके लिए परिमाण तथा निष्पत्ति, परिमित जैसे शब्द हैं, पर हम आसान भाषा में ही समझते हैं। दो तरह के मेन वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, स्वतंत्र और आश्रित चर। स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिन्हें रिसर्चर जानबूझकर बदलता है या कंट्रोल करता है, ये देखने के लिए कि उसका असर क्या होता है। और आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो नतीजे या आउटकम होते हैं जिन्हें मापा जाता है, ये देखने के लिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलने से उनमें कोई बदलाव आया या नहीं। चलिए ब्राह्मी का उदाहरण लेते हैं। मेमोरी बढ़ाने के लिए जानी जाती है। एक स्टडी में रिसर्चर देखना चाहते हैं कि ब्राह्मी के अलग-अलग डोज का मेमोरी पर क्या असर पड़ता है। यहाँ ब्राह्मी सिरप की डेली डोज, मान लीजिए एक ग्रुप को 10 ml, दूसरे को 20 ml। ये क्या हुई? ये हुई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि रिसर्चर इसे कंट्रोल कर रहा है। और मेमोरी टेस्ट में जो स्कोर आएगा, मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड टेस्ट है, शुक्राधिकरण निमित्त जैसा, वो हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम ये नाप रहे हैं कि डोज बदलने से स्कोर में क्या फर्क आया। ठीक है, बिल्कुल। और इन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के अलावा आयुर्वेद में गुण यानी एट्रीब्यूट्स का भी बहुत महत्व है। ये क्वालिटेटिव चीजें होती हैं, कैटेगरीज, जिन्हें सीधे नंबर में नहीं नापते, पर ये रिजल्ट्स पर बहुत असर डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे मरीज की प्रकृति, वात, पित्त, कफ, ये गुण हैं। मरीज का लिंग, पुरुष, महिला, शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स हैं या नहीं, या फिर स्टडी किस ऋतु यानी मौसम में की जा रही है, ये सब गुण हैं। अगर हम एरन तेल की मालिश का असर देख रहे हैं अलग अलग मौसमों में, तो हमें मौसम को एक जरूरी गुण के तौर पर रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि अलग मौसम में शरीर पर इलाज का असर अलग हो सकता है। इन गुणों को इग्नोर करने से हमारे नतीजे अधूरे या मिसलीडिंग हो सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इन गुणों को ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि रिजल्ट्स को सही कॉन्टेक्स्ट में समझे और आयुर्वेद का वो पर्सनल टच बना रहे।
ये तो हुई बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स की बात। अब थोड़ा बड़ा कैनवस देखते हैं। ये सब स्टैटिस्टिकल रिगर, ये सब मेहनत भारत के बड़े हेल्थ गोल्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज खासकर एआई से कैसे जुड़ती है। स्रोत बताते हैं कि भारत सरकार की जो हेल्थ स्ट्रैटेजीज हैं, विजन 2030, विकसित भारत 2047, उनमें इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन का मेल और हेल्थ केयर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत जोर है। हाँ, और यहीं पर स्टैटिस्टिक्स और डेटा का रोल सेंट्रल हो जाता है। नेशनल आयुष मिशन यानी नैम का एक मेन मकसद ही है आयुष रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को बढ़ावा देना। इसके लिए हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल्स और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज करने होंगे जिनमें मजबूत स्टैटिस्टिकल तरीकों का इस्तेमाल हो। और डिजिटल वाला एंगल क्या फिट होता है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसके तहत जो डिजिटल हेल्थ आईडी बन रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स का स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, इससे आयुर्वेद समेत सभी सिस्टम से आने वाले डेटा को एक साथ लाने और एनालाइज करने का एक अभूतपूर्व मौका मिल रहा है। सोचिए अगर हम लाखों मरीजों के आयुष ट्रीटमेंट्स और उनके हेल्थ आउटकम्स का डेटा सिस्टमैटिकली जमा कर सकें और एनालाइज कर सकें, इससे हमें रियल वर्ल्ड एविडेंस मिलेगा। मतलब लैब सेटिंग के बाहर आम हालात में इलाज कितने असरदार हैं, ये पता चलेगा। ये आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर में लाने और उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। और यहीं से कहानी एआई की तरफ मुड़ती है ना। इतना सारा डेटा होगा तो उसे समझने के लिए एआई की जरूरत पड़ेगी। ये तो सुनने में ही बड़ा एक्साइटिंग लगता है। फ्यूचर की कल्पना करें जहां एआई यूज करके आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हाइपर पर्सनलाइज्ड केयर मुमकिन हो। बिल्कुल, संभावनाएं बहुत हैं। एक है प्रकृति की प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। सोचिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स मरीजों के ईएचआर, उनके लक्षण, डाइट, लाइफस्टाइल, शायद जीनोमिक डेटा भी को एनालाइज करके उनकी प्रकृति का सटीक अनुमान लगा सकें। इससे न सिर्फ डायग्नोसिस में मदद मिलेगी बल्कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और प्रिवेंटिव हेल्थ सलाह देने में भी क्रांति आ सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? प्रकृति का असेसमेंट तो बड़ा सूक्ष्म, बड़ा एक्सपीरियंस्ड काम माना जाता है। क्या एआई इसे पकड़ सकता है? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। डेटा की क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन और आयुर्वेद की जो सूक्ष्म सिद्धांत हैं, उन्हें एल्गोरिदम में बदलना आसान नहीं है। लेकिन एआई पैटर्न पहचानने में माहिर है। हो सकता है एआई उन बारीक कनेक्शंस को पकड़ ले जो शायद इंसान न देख पाए। यहाँ मकसद वैद्य को रिप्लेस करना नहीं है बल्कि उन्हें एक पावरफुल टूल देना है। एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी जिसका जिक्र स्रोत में है, वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी का इस्तेमाल। इसका क्या मतलब है आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में? एनएलपी कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो मशीनों को इंसानी भाषा समझने और प्रोसेस करने लायक बनाती है। आयुर्वेद के पास हजारों सालों का लिखा हुआ ज्ञान है, प्राचीन ग्रंथ, कमेंट्रीज और अब डॉक्टरों के क्लिनिकल नोट्स, जो अक्सर संस्कृत, हिंदी या दूसरी रीजनल भाषाओं में होते हैं। एनएलपी यूज करके एआई सिस्टम इन टेक्स्ट्स और नोट्स से जरूरी जानकारी जैसे लक्षण, डायग्नोसिस, नुस्खे, इलाज के नतीजे ऑटोमेटिकली निकाल सकता है। अरे वाह! मतलब हजारों पन्नों के ग्रंथों या बिखरे हुए नोट्स से ज्ञान निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या एआई प्राचीन संस्कृत या डॉक्टरों की हैंडराइटिंग और भाषा की बारीकियों को समझ पाएगा? ये तो इंसानों के लिए भी मुश्किल होता है। ये भी एक अहम चुनौती है। इसके लिए खास तौर पे ट्रेंड एनएलपी मॉडल्स बनाने होंगे जिन्हें आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स और भाषा की बारीकियों की समझ हो। इसमें लिंग्विस्ट्स, आयुर्वेद एक्सपर्ट्स और एआई साइंटिस्ट्स के कोलैबोरेशन की जरूरत होगी। लेकिन सोचिए इसकी पोटेंशियल। एआई शायद उन कनेक्शंस या ट्रेंड्स को उजागर कर सके जो इतने बड़े लिटरेचर में छुपे हैं और जिन्हें आज तक किसी ने पूरी तरह समझा नहीं है। ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं बल्कि एक तरह से ज्ञान की रीडिस्कवरी भी हो सकती है। स्रोत में कुछ फ्यूचर के टेक सॉल्यूशंस के नाम भी दिए हैं, संस्कृत से प्रेरित लगते हैं। ये क्या है? हाँ, ये उन पॉसिबल एआई पावर टूल्स के उदाहरण हैं जो इस दिशा में बन सकते हैं। जैसे प्रकृति विवेका, शायद एक वेब ऐप जो एआई यूज करके सवालों और दूसरे डेटा जैसे जीभ या नाड़ी की फोटो से रियल टाइम में प्रकृति असेसमेंट में मदद करे, यूजर को तुरंत पता चले। या आरोग्य पथा, एक मोबाइल ऐप जो आपकी प्रकृति और हालत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड डेली रूटीन, दिनचर्या और सीजनल रूटीन, ऋतुचर्या के लिए ऑटोमेटिक गाइडेंस और रिमाइंडर दे। फिर सुखदा,
एक सॉफ्टवेयर जो पंचकर्मा जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स के पूरे वर्कफ्लो को मैनेज करने में मदद करे, रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रीटमेंट प्लानिंग, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, रिजल्ट एनालिसिस तक, क्लिनिक मैनेजमेंट के लिए। और बोधिका, एक एआई प्लेटफॉर्म जो डॉक्टरों को जड़ी बूटियों और मॉडर्न दवाओं के बीच पोटेंशियल इंटरैक्शन, हर्ब ड्रग इंटरैक्शन के बारे में इंटेलिजेंट सलाह दे सके। इससे इलाज सेफ और ज्यादा इफेक्टिव होगा। पेशेंट सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। ये सब सुनने में तो मतलब किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। प्राचीन ज्ञान, डिजिटल स्वचालन, एंशिएंट विजडम, डिजिटल ऑटोमेशन, ये आइडिया वाकई आयुर्वेद के लिए एक नए युग का दरवाजा खोल सकता है। और इस पूरे प्रयास के पीछे एक गाइडिंग फिलॉसफी भी हो सकती है। एक संस्कृत उक्ति है, तत्व ज्ञान संपल्वेन विज्ञान साध्यम। इसका सार है कि तत्व ज्ञान, गहरी समझ, यहां आयुर्वेद का ज्ञान, और विज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज, यहां स्टैटिस्टिक्स और एआई के संगम से ही सच्चा विज्ञान मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। हमें आयुर्वेद की आत्मा को बचाए रखते हुए मॉडर्न साइंस की ताकत का इस्तेमाल करना है। इसीलिए श्रोत का जो निष्कर्ष है वो रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स के लिए एक तरह का आह्वान है कि भाई ऐसी क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करें जिनमें मजबूत सैंपलिंग डिजाइन हो, वेरिएबल्स और गुणों की साफ परिभाषाएं हों, और जहां मुमकिन हो एआई पावर्ड एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाए। ऐसा करके ही हम आयुर्वेदिक परंपराओं का सम्मान करते हुए भारत के हेल्थ केयर विजन को ग्लोबल स्टेज पर आगे बढ़ा सकते हैं और इसे और असरदार बना सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे स्टैटिस्टिकल रिगर, मतलब डेटा को सलीके से जमा करने और एनालाइज करने के तरीके आयुर्वेद के सदियों पुराने ज्ञान को आज की दुनिया में वैलिडेट करने और उसकी इफेक्टिवनेस साबित करने के लिए ज़रूरी हैं। और जब हम इसमें एआई जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं तो न सिर्फ हम इस प्रोसेस को तेज और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, बल्कि आयुर्वेद का जो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट का सिद्धांत है उसे एक अभूतपूर्व लेवल तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ रिसर्चर्स, डॉक्टर्स या पॉलिसी मेकर्स के लिए ही जरूरी नहीं है। अंत में इस सब का फायदा आम आदमी को मिलेगा। जब आयुर्वेदिक इलाजों पर बेहतर रिसर्च होगी, जब उनकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी के बारे में ज्यादा भरोसेमंद डेटा होगा, तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। उन्हें ज्यादा रिलायबल, सेफ और शायद ज्यादा पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक समाधान मिलेंगे। ये भारत के उस होलिस्टिक हेल्थ विजन के बिल्कुल अनुरूप है, जहां ट्रेडिशनल ज्ञान और मॉडर्न साइंस कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये हमारी आज की बातचीत से ही निकला है, पर जिस पर हमने ज्यादा बात नहीं की। जब हम आयुर्वेद जैसी प्रणाली को, जो इतनी ज्यादा व्यक्तिगत है, इतनी होलिस्टिक है, और जिसमें वैद्य और रोगी के बीच का वो मानवीय रिश्ता इतना जरूरी माना जाता है, उसे हम डेटा, एल्गोरिदम और ऑटोमेशन के दायरे में लाते हैं, तो क्या कुछ खोने का खतरा है? वो ह्यूमन टच कैसे बचाया जा सकता है? क्या एआई कभी वैद्य की सहानुभूति और इंट्यूशन की जगह ले सकता है, या फिर ये सोचना ही गलत है और हमें एआई को सिर्फ एक असिस्टेंट के तौर पर देखना चाहिए? इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ।